मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 9 को, जिसमें हम अध्ययन करेंगे सजीव विशेषताएं एवं आवास। मतलब कि सजीव हैं, सजीव की विशेषताएं और जो उनके आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम समझते हैं सजीव विशेषता या आवास। सजीव विशेषता एवं आवास। सजीव विशेषता एवं आवास। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले सजीव के बारे में। सजीव क्या होते हैं? तो सजीव सजीव वे होते हैं जिसमें हमारा जीवन उपस्थित होता है। जिसमें जीवन उपस्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सजीव कहते हैं। तो देखिए, सजीव जैसे हमारे जंतु हो गए, जंतु है, और हमारे पौधे हैं। तो जंतु हैं, पौधे हैं, वो क्या है? हमारे सजीव। क्योंकि देखिए, पौधों में भी हमारा जीवन होता है। और सजीव की विशेषताएं, और देखिए एक शब्द है हमारा यहाँ पे आवास। तो आवास किसको कहते हैं? आवास के बारे में हम बात कर लेते हैं। आवास देखिए, आवास जहाँ पे जहाँ पे कोई भी हमारा जो जीवधारी है, जहाँ पे निवास करता है, जहाँ पे उसके रहने के स्थान को हम आवास कहते हैं। जैसे देखिए, हम अपने किसमें घर में, अपने मकान में रहते हैं, तो वो हमारा आवास है। जैसे देखिए, चूहा है, चूहा कहाँ रहता है? वो अपने बिल में रहता है। ऊंट का रहता है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। तो इस तरह से जो अलग अलग सबके आवास हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं जैसे कि सजीव विशेषताएं। सजीव विशेषताएं, तो सजीवों की विशेषताएं क्या होती है? तो सजीवों की क्या विशेषताएं हैं? जैसे कि गति करना। अब गति करना, वृद्धि करना, विकास करना। तो जैसे गति करने के आधार पे ही हम सजीव और निर्जीव को पहचान सकते हैं। गति तो मान लीजिए कि बस भी करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ट्रेन जाती है, तो क्या वो सजीव है? तो देखिए नहीं। सजीव के हम कैसे, जिनमें हमारा वृद्धि होती है, विकास होती है, जो श्वसन करते हैं, जो हमारा उद्दीपन की जिनमें प्रक्रिया होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम सजीव की श्रेणी में, जो सजीव की विशेषता है, जैसे वृद्धि करना, श्वसन करना, विकास करना, और हमारा जो उद्दीपन की प्रक्रिया जो होती है, वो हमारे सजीवों में होती है। तो देखिए, इस तरह से हमने समझा सजीव की विशेषता और विकास। अब देख ले सजीव और उनका परिवेश। सजीव और उनका परिवेश के जैसे कौन सी जो हमारे जीव जंतु हैं, कौन सी किसी स्थान पर रहते हैं। जैसे देखिए, सजीव और उनका परिवेश में हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमने बात की थी, जो हमारा पहला अध्याय था उसमें हमने बात की थी, जो मछली हमारी कहाँ रहती है? मछली हमारी पानी में रहती है। तो वो क्या है? वो उनका जो मछली का परिवेश जो क्या है? जल में रहती है। ऐसे हमने ऊंट की बात की थी। तो ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट हमारा रेगिस्तान में रहता है। और मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं शेर का रहता है। शेर हमारा जंगल में रहता है। तो इस तरह से हम जो देखते हैं, जो अलग अलग हमारे जंतु हैं, उनका जो परिवेश है वो हमारा अलग अलग होता है। आइए हम बात करते हैं आवास और अनुकूलन की। आवास और अनुकूलन की आवास और अनुकूलन हम समझते हैं अनुकूलन शब्द को। अनुकूलन मतलब कि देखिए क्या होता है। देखिए, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी व पेड़ पौधे अपने आप को एक जो पर्यावरण में जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अपने आप को जीव जंतु और पौधे अपने आप को पर्यावरण में जो है हमारा एडजस्ट कर लेते हैं। उनको मतलब उसी परिवेश में जो रहने की आदत हो जाती है, उसी को हम
अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए जैसे हम उदाहरण, जैसे ऊंट हमारा रेगिस्तान में रहता है। मान लीजिए रेगिस्तान में अब हम किसी और जंतु को ले जाएं तो क्या वो रह पाएगा? तो नहीं। तो देखिए अनुकूलन, अब अनुकूलन जो हमारा एक विशेष जैसे पर्यावरण में खुद को एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब हम अनुकूलन की बात कर लेते हैं। देखिए अनुकूलन किस तरह से, जैसे हम जैसे देखिए अभी मैंने उदाहरण दिया है एक ऊंट का, तो अनुकूलन मतलब होता किस तरह से है? ऐसे क्या एकदम से ही ऊंट को वहां पे ले जाके छोड़ दिया तो उसे एकदम से ही वहां पे आदत हो गई है? तो देखिए जो अनुकूलन की प्रक्रिया है उसमें बहुत लंबा समय लगता है, जब जाके उसमें अनुकूलन वाला जो हमारा जिसे हम कहते हैं गुण वो आता है। तो अनुकूलन किस तरह से होता है? देखिए अनुकूलन जो शरीर की संरचना के आधार पर भी अनुकूलन होता है। अब देखिए जैसे हमने बात की थी मछली की, तो मछली की जो संरचना होती है उसमें हमने बात की थी धारा रेखा। उसकी जो मछली की जो बनावट होती है, उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? धारा रेखा है। उसी के कारण वो क्या करती है? देखिए उसी के कारण वो पानी में रह सकती है। तो जैसे हमारा ऊंट, अब ऊंट है, ऊंट हमारा कहाँ पे रहता है? ऊंट हमारा रेगिस्तान में रहता है। तो ऊंट रेगिस्तान में देखिए कैसे, क्योंकि ऊंट के जो खुर जो पैर होते हैं वो बड़े बड़े और गद्दीदार होते हैं। और ऐसे ही जो ऊंट का देखें, क्योंकि रेगिस्तान में वहाँ पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या होती है, तो जो हमारा ऊंट होता है, जो ऊंट का कुबड़, जैसे ऊंट का कुबड़ जो ऊपर से उठा हुआ सा भाग रहता है जिसे ऊंट का कुबड़ कहते हैं, वो उसमें क्या रहता है? उसमें ऊर्जा, जैसे जो ऊर्जा वसा के रूप में संचित रहती है, तो उसके माध्यम से जो ऊंट है वो ज्यादा दिन तक बिना पानी पिए वो रेगिस्तान में रुक जाता है। तो मतलब कि वो उसको उस जो परिस्थिति में उसने उसको एडजस्ट किया है। तो आप समझ गए होंगे कि आवास और अनुकूलन से क्या मतलब है। अब देखिए हम अलग अलग आवास की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा अलग अलग आवास होता है। अब हम बात करते हैं जैसे हमारा देखिए हम बात कर लेते हैं जैसे हमारे अलग अलग आवास होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा स्थलीय आवास होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्थलीय आवास होता है। स्थलीय आवास, स्थलीय आवास की। तो देखिए हम बात करते हैं स्थलीय आवास की। स्थलीय आवास जो हमारा देखिए जैसे हमारा वन है, हमारा जंगल है, हमारे जो घास के जैसे हमारे स्थल वाली जो हमारी जैसे जमीन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं, जो हमारे जमीन पर। तो स्थलीय आवास किसके? जैसे पेड़ पौधे और हमारे जंतुओं के लिए जो होता है वो हमारा स्थलीय आवास होता है। जैसे देखिए स्थलीय आवास में हमारा, स्थलीय आवास में क्या हो गया हमारा? जैसे स्थलीय आवास में हमारे पर्वत हो गए, पठार है, मैदान है, तो इस तरह से ये हमारे स्थलीय आवास होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा जलीय आवास होता है। जलीय आवास देखिए जो जलीय आवास जैसे कुछ जो जैसे हमारे मछली हैं तो वो किसमें? हमारे जल में रहती है। जलीय आवास में जैसे हम देखिए जलाशय है, झील है, समुद्र है, नदियां है, तो उनको हम कैसे हम जलीय आवास के तौर पर देखते हैं, उनको हम कहते हैं जलीय आवास। तो देखिए हमने आवास के आवास को समझ लिया, स्थलीय आवास और हमारा जलीय आवास। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें अलग जो एक होता है हमारा जैव घटक, जैव घटक, जैव घटक। एक होता है जैव घटक और एक होता है हमारा अजैव घटक। तो देखिए जैव घटक से जैसा कि हम समझ ही रहे हैं, सभी जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या हैं? वो जैव घटक की श्रेणी में आते हैं, जैव घटक में आते हैं। जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु, जैव घटक मतलब कि जिनमें जीवन होता है। तो जीवन किसमें? हमारा पौधों में, जंतुओं में होता है, तो उसे हम जैव घटक के रूप में
जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो होता है हमारा अजैव घटक। अजैव घटक देखिए जैसे हमारा मिट्टी है, वायु है, हमारा जल है, ये सब किस में आ गए, ये हमारे अजैव घटक में आते हैं। कौन सा, जैसे हमारे मिट्टी हो गई, मिट्टी, वायु, जल हो गए, तो ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे अजैव घटक में आते हैं। अब देखिए जो हमारा जैव घटक है और अजैव घटक है वो एक दूसरे पर निर्भर करते, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे देखिए, मान लीजिए कोई हमारा, जैसे कोई हमारा पौधा है, कोई बीज है, कोई बीज है, तो बीज को हम कहाँ लगाएंगे, बीज को हम किस में लगाते हैं, मिट्टी में। तो बीज को हम मिट्टी में लगाए तो ऐसे फिर वो हमारा एक पौधा बन जाता है। तो हमारा देखिए बीज को उगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें अजैव घटक जो हमारा मिट्टी था उसकी जरूरत पड़ी। और ऐसे ही हमने उसको बीज को बोया, ऐसे ही वो वृद्धि, क्योंकि देखिए हमारा बीज जो हमने बताया था अभी, पौधे हमारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं, तो उनमें वृद्धि और विकास होता है। तो ऐसे ही उसमें वृद्धि विकास हुआ, तो ऐसे ही पौधा बढ़ने लगा। तो देखिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, पौधा लगाने के लिए हमें पड़ी एक मिट्टी की, अजैव घटक की जरूरत। तो ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारे कुछ आवासीय स्थल होते हैं, कुछ आवासीय स्थलों के बारे में। जैसे हम बात करते हैं जो मरुस्थल की, सबसे पहले मरुस्थल की। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हम मरुस्थल की। मरुस्थल क्या होता है, जहाँ पे हमारी मरुस्थल, जहाँ पे हमारी रेतीली भूमि होती है, जहाँ पे हमारे बंजर जहाँ पे बंजर भूमि होती है, रेतीली भूमि होती है, जहाँ पे मरुस्थल में जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, तो उस तरह के स्थान को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। अब देखिए मरुस्थल के मैंने जैसे बताए थे, जैसे मरुस्थल में जो हमारे जीव जंतु हैं वो किस तरह से रहते हैं। जैसे हमने अनुकूलन वाली बात करी थी कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसी पर्यावरण में। तो देखिए जैसे वहां पे चूहे और सांप होते हैं हमारे, वो जमीन के अंदर बिल बना लेते हैं। किसके कारण, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी है, रेतीली है भूमि है, तो गर्मी के कारण वो जमीन के अंदर ऐसे बिल बना लेते हैं और वो उसके अंदर निवास करते हैं। अब देखिए मरुस्थल की देखिए अपनी कुछ अन्य और भी विशेषताएं हैं। जहाँ पे देखिए हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो मरुस्थल में हमारे पेड़ पौधे कैसे होते हैं। पेड़ पौधे जैसे कि पहले हम चैप्टर में बात कर चुके हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैसे करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, पत्तियों के द्वारा। तो मरुस्थल में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं तो वो किस तरह से, वो जो अपनी पत्तियों को कंटीली जो झाड़ी जो हमारे कांटों में बदल देती है। क्योंकि वहां पे देखिए मरुस्थलीय सबकी विशेषता सब आवासों की अलग अलग होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, वो एक अलग ही ऐसे कंटीली झाड़ियों में, कंटीली झाड़ियों नहीं, जैसे कांटेदार जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, जो पौधों में क्या होता है, जल की कमी को वो अपने कांटेदार पत्तियों के रूप में वो जल को क्या करती है, सुरक्षित रखती हैं। और वहां की जो पौधों की देखिए एक और विशेषता होती है, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो बहुत ही गहरी होती है। क्यों, क्योंकि देखिए वो जो पौधों की जो जड़ें हैं गहरी क्यों होती है वहां पे, क्योंकि जो पौधे जल की तलाश में नीचे तक अपनी जड़ें फैला लेते हैं। तो जैसे देखिए हम बात करते हैं, एक वहां पे पौधा होता है हमारा नागफनी का पौधा। तो नागफनी का जैसे पौधा होता है तो प्रकाश संश्लेषण जैसे हमने पढ़ा था कि पत्तियों के द्वारा होता है। तो नागफनी का पौधा क्योंकि वो कांटेदार उसकी पत्तियां होती है, तो किस तरह से करता है, तो वो जो प्रकाश संश्लेषण है वो उन्हीं कांटेदार जिसको हम जैसे हम पत्तियां ना लेकर जो तनों के रूप में
करता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है? तनों से। वैसे कैसे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होते हैं, लेकिन जो नागफनी के पौधे में कैसे होती है? तनों के द्वारा होती है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं दूसरा। अब हमने देखा जो मरुस्थलीय आवास थे हमारे, अब हम बात कर लेते हैं पर्वतीय आवास के बारे में। अब देखिए जो पर्वतीय हमारे आवास होते हैं तो वहां पे क्या देखा है हमने, क्या होता है? ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचाई वाली जगह पे होते हैं। तो उसमें देखिए जैसे हमने मरुस्थल में पढ़ा, पौधे कैसे होते हैं हमारे कांटेदार, जो कांटों के रूप में होते हैं हमारे। तो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें हमारे पौधे किस तरह से होते हैं? उसमें जो वो शंकु के रूप में, शंकुधारी बने रहते हैं हम। देखिए इस तरह से जो शंकु, इस तरह से जो शंकुधारी होते हैं। अब वो शंकुधारी क्यों होते हैं? देखिए और शंकुधारी होते हैं और उनकी पत्तियां थोड़ी तिरछी, नीचे की तिरछी होती है। तो उसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जैसे अलग अलग जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे क्योंकि बहुत ठंडा मौसम रहता है, वहां पे हिमपात भी होता है, बर्फ पड़ती है, तो जिससे बर्फ उनके ऊपर ना रुके, फिसल के गिर जाए। तो इसीलिए वहां की जो वनस्पति होती है, जो वहां के पेड़ पौधे कैसे होते हैं? शंकुधारी होते हैं। अब देखिए जैसे कि अलग ही उसमें जैसे हमने देखा कि मछली की विशेषता क्या है? वो जल में है, और जैसे ऊंट है हमारे वो किसमें है? हमारे मरुस्थल में। तो ऐसे ही देखिए जो पर्वतीय वनों में जो हमारे जैसे जंतु होते हैं, जैसे एक को बोलते हैं हम हिम तेंदुआ, इस तरह से वहां पाया जाता है। तो वो ठंड से बचने के लिए उनकी क्या जो अनुकूलन वाली क्या परिस्थिति है? उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, जिससे वो ठंड से बचे रहते हैं। ऐसे ही देखिए जैसे हमारे पर्वतीय जो क्षेत्र है उनमें हमारा याक एक पाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। तो उससे बालों के कारण क्या होती है? बालों के कारण उनकी जो ठंड होती है, सर्दी पड़ती है, वहां पे उनकी रक्षा हो जाती है। तो देखिए जैसे जैसे हमारे अलग अलग आवास है, तो उसी तरह से जो वहाँ के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, खुद को अनुकूलन किया, खुद को वहाँ पे उसी पर्यावरण के हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट किया है अपने आप को। तो देखिए हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि किस किस तरह से आवास होते हैं, कैसे सजीवों की क्या विशेषताएं होती है, क्या नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं हम, जैसे कि हमने बात करी हमारे जो मरुस्थलों की, और हमारे जो मरुस्थल की बात की हमने, और हमारे पर्वतीय क्षेत्र की बात की। अब हम देखिए करते हैं जैसे घास के जो घास स्थल होते हैं, घास स्थल। तो देखिए हमारे घास स्थल कैसे होते हैं? घास स्थल में हमारा क्या होता है? जैसे हमारे शेर व हिरन रहते हैं। शेर व हिरन देखिए घास स्थल बहुत बड़ी सी एक जगह है जैसे, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे उनको जैसे आपस में क्या, शेर को शिकार करने के लिए वहां पे घास स्थल में जगह मिल जाती है। जैसे शेर क्या करता है? शेर हिरन को मारता है, तो हिरन को जैसे भागने के लिए और जो शेर को शिकार करने के लिए जैसे घास स्थल रहती है। तो घास स्थल में कौन से हमारे जीव जंतु रहते हैं? जैसे हमारा शेर है और हिरन है। एक शब्द होता है देखिए शिकारी और शिकार। तो देखिए शिकार वो होता है जो किसी के द्वारा जैसे अपने खाने के लिए हम किसी को, जैसे शेर है वो अपने खाने के लिए किसे मार रहा है? वो हिरन को मार देता है। तो इसमें शिकारी कौन है? शिकारी शेर है इसमें, क्योंकि शेर क्या कर रहा है? वो हिरन को मार रहा है। और शिकार कौन है? जो भोजन के रूप में शेर ने प्राप्त किया, वो हिरन हमारा शिकार है। और शिकारी कौन है? जो उसको मारता है अपने भोजन के लिए, उसके कहते हैं शिकारी। तो इस तरह से हमने शेर और शिकारी जैसे शब्दों को भी समझा। अब हम बात कर लेते हैं, देखो समुद्र में हमने जैसे हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जो समुद्री स्थल होते हैं उनमें हमारा क्या होता है? उनमें जैसे हमारी मछली होती है, मछलियों के बारे में हमने अभी पहले बात की थी।
तो देखिए मछलियों की जो रेखीय आकृति होती है, उसकी रेखीय आकृति के कारण ही मछलियां क्या करती है, जल में तैरती रहती हैं। और मछलियों में एक जो गिलिया जिसको क्लोन होता है, उसके द्वारा वो क्या करती है, मछली गलफड़े, उसके द्वारा क्या होता है, मछली जो सांस लेती है पानी में, उसके द्वारा ही मछली श्वसन क्रिया गिल के द्वारा करती है। ऐसे देखिए हम और देखते हैं जो हमारा वो कौन होता है, हमारा जो डॉल्फिन और जो वेल आपने मछली सुनी होगी, तो डॉल्फिन और जो वेल होता है उसमें गिल नहीं होते। तो देखिए क्या करती है, उसमें एक हमारा होता है जिसको हम वात छिद्र कहते हैं। तो वो वात छिद्र के माध्यम से क्या होता है, वो श्वास लेती है। और वो कभी जैसे तट पे आके या बाहर आके जो अपने अंदर पानी रहती है उसको निकाल देती हैं, किसके लिए, सांस लेने के। फिर उसमें अपनी जो ताजी वायु इस तरह से भर लेती है। तो देखिए वेल, जो हमारी वेल और जो हमारी डॉल्फिन होती है उसमें गिल नहीं होते। वो कैसे, उसमें वात छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वो सांस लेती है। आइए अब हम बात करते हैं जो सजीवों की विशेषताएं हैं। देखिए सजीवों की विशेषताएं हमने पहले पढ़ चुके हैं। सजीवों की विशेषताओं में हमारा क्या था, जैसे कि हमारा क्या था, वृद्धि करना, श्वसन करने में देखिए हम जो श्वसन करने की प्रक्रिया, वृद्धि करना मतलब देखिए पहले मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, तो बच्चा छोटा है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें जो वृद्धि होने लगती है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फिर जो पुराने कपड़े हैं वो भी वो नहीं पहन सकता। क्यों, क्योंकि उसमें वृद्धि हो रही है। ऐसे ही होता है देखिए जो सजीवों की विशेषताओं में श्वसन करना मतलब कि हम CO2 को हम छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम श्वसन करना। एक देखिए होता है जैसे कि गति करना, जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, तो इस तरह से जो सजीवों की विशेषता है वो गति करना होता है। और देखिए और क्या विशेषता होती है, जो हमारा भोजन की, जो सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता देखिए कैसे, जैसे पेड़ पौधों को भी किसकी, भोजन की आवश्यकता होती है। हमें भी क्या, हम भी सजीव तो हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है। और जो हमारे पौधे हैं वो कैसे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। एक होता है देखिए उद्दीपन की प्रक्रिया, तो सजीवों में उद्दीपन की प्रक्रिया होती है। तो उद्दीपन की प्रक्रिया क्या होती है देखिए समझते हैं। जैसे किसी को कांटा लग गया है, तो कांटा लग गया तो हमें कांटा लग गया तो हम एकदम से चिल्लाएंगे, रो पड़ेंगे। हम मान लीजिए हमें चोट लग गई तो हम एकदम से क्या करेंगे, हम रोएंगे कि हमें चोट